नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल जहां पे हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट अपडेट पे, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज पे, जो आपको दोस्तों समय समय पे दोस्तों काम लग सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक वो डिसीजन जो मैप माई इंडिया ने हाल ही में लिया है। दोस्तों ये डिसीजन किस प्रकार से एक कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है या एज पर इन्वेस्टर ये कैसे नेगेटिव भी हो सकता है, ये हम जानने का दोस्तों प्रयास करेंगे। सो मेक श्योर टू स्टिक टिल द एंड, जिससे हम ये कंक्लूजन पे आ सके ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन एज अ इन्वेस्टर मेरे लिए क्या लेके आया है, क्या ये हर्डल है या दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों डिस्कशन अगर काम का लगे लाइक बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे अपडेट मिस ना हो जाए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम मेन कंटेंट पे आए उससे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज मैप माई इंडिया, जिसे सीई इन्फो सिस्टम के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। सो मैप माई इंडिया इज एन इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी दैट बिल्ड्स डिजिटल मैप डेटा, टेलीमेटिक सर्विसेज, लोकेशन बेस्ड SaaS SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड GIS AI टेक्नोलॉजीज। दोस्तों कंपनी की शुरुआत 1995 में दोस्तों दिल्ली से हुई थी। दोस्तों शुरुआत में कंपनी वेब मैपिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती थी, जिसका उपयोग दोस्तों कोका कोला और सेल्यूलर वन जैसी कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को ईज करने के लिए किया था। दोस्तों कंपनी ने अपना पहला डिजिटल मैपिंग पोर्टल मैप माई इंडिया 2004 में लॉन्च किया, यानी 20 साल दोस्तों करीबन उसको हो गए। दोस्तों मैजिक ब्रिक्स ने भी इनकी सर्विस का काफी उपयोग किया। दोस्तों आज इनकी मैपिंग की और नेविगेशन की सर्विस कई 2 व्हीलर और 4 व्हीलर OEM कंपनी इस्तेमाल करती है, कई लॉजिस्टिक्स की कंपनी इस्तेमाल करती है और इनका कहना है कि करीबन 90% शेयर दोस्तों मैपिंग में इनका है। दोस्तों बढ़िया प्रोडक्ट, बढ़िया सर्विस, अच्छे मैनेजमेंट के कारण ही दोस्तों इनको 2007 में करीबन 250 करोड़ का फंडिंग वेंचर कैपिटल से मिला था। फ्लिपकार्ट ने भी अपना दोस्तों स्टेक बनाया था और आज के समय पर अगर आप देखो तो आज कंपनी का मार्केट कैप करीबन 10,000 करोड़ के करीब है। तो ये आपको बताता है कि कंपनी की अच्छी प्रोडक्ट, अच्छे मैनेजमेंट के कारण कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ किया है। स्टार्टअप से लेके एक सक्सेसफुल बिजनेस दोस्तों इन्होंने बनाया है, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सो दे केम विद द IPO इन 2022। दोस्तों पोस्ट IPO कंपनी ने 200 करोड़ से अपना टर्नओवर 400 करोड़ तक ले जाने में सफल हुए हैं, यानी सिर्फ 3 साल में आप देख सकते हो दोस्तों टर्नओवर करीबन डबल हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। दोस्तों हिस्टोरिकल अगर आप डेटा देखो कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया है, इनके मार्जिन 30-35% के रहे हैं। सो नो डाउट दोस्तों कंपनी की प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है और ये अच्छा कर रहे हैं। सिंस IPO यस वी ऑल्सो हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। पर अब क्या दोस्तों, कल का जो अपडेट आया है, अब हम दोस्तों उस अपडेट पे दोस्तों बात करेंगे। वो अपडेट आने के बाद दोस्तों कई इन्वेस्टर निराश हुए हैं और कई इन्वेस्टर पूछ रहे कि निकल जाए क्या इस शेयर में से। चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप मुझे बताना कि हमें आज इसको कट कर देना चाहिए कि इसमें कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहना चाहिए। राइट, सो मैं मेन कंटेंट पे दोस्तों आ जाता हूं। दोस्तों रिसेंटली मैप माई इंडिया ने अपनी जो बोर्ड मीटिंग की उसमें उन्होंने पाइवटल डिसीजन लिए जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस मूव आने वाले समय के लिए दोस्तों हो सकता है। आइए दोस्तों जो उन्होंने डिसीजन लिए उन डिसीजंस को हम एक एक करके ब्रेक करके देखें और जानने का प्रयास करें कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। नंबर 1, बोर्ड ने अप्रूव किया दोस्तों 3 करोड़ का ये लोग निवेश करने वाले हैं सिमडेस कंपनी में, और उनका स्टेक इस कंपनी में 3 करोड़ के निवेश के बाद 9.4% का होगा। सो व्हाट इज सिमडेस? Simdes is at forefront of developing autonomous system, including autonomous vehicles and advanced driver assistance system (ADAS), जो आज दोस्तों हम काफी नई गाड़ियों में देख रहे हैं। दोस्तों ये मूव क्लियर बताता है कि मैप माई इंडिया आगे बढ़ रही है दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर। यस, दे आर बैटिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ द हाईटेक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। सो क्लियर, नथिंग नेगेटिव, दिस इज अ गुड मूव। नाउ आई मूव टुवर्ड्स द Second, the company is setting its sight on the geospatial tech arena। इन्वेस्ट उसमें कर रही है दोस्तों 2 करोड़ रुपया, जिससे उनका स्टेक हो 19.84% और कंपनी है काइनोस जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। फ्रेंड्स, काइनो स्पेशलाइज इन इंटेलिजेंट सिस्टम दैट रिवॉल्यूशनाइज GIS सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी GIS रिलेटेड कंपनीज को दोस्तों बड़ी काम लग सकती है। दोस्तों इस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन से उनका रोड इस प्रोडक्ट के लिए भी दोस्तों अब आगे खुलेगा और ये आने वाले समय में एक और
बढ़िया बिजनेस हो सकता है न्यू एज टेक्नोलॉजी का। तो नथिंग बैड हियर ऑल्सो, ये सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर एंड दैट्स गुड। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड डिसीजन विच इज ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजंस, और यही वो डिसीजन है जहां पे इन्वेस्टर ने पसंद नहीं किया है और काफी नेगेटिव इसकी इंपैक्ट आई है। तो ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू कंपनी विच विल स्पेशली फोकस्ड ऑन B2C प्रोडक्ट। जैसा दोस्तों आप समझे, इनिशियल जो अब तक की इनकी प्रोडक्ट है, जहां पे इनकी माहिरियत है वो B2B है। ये लोग डायरेक्टली 2 व्हीलर 4 व्हीलर कंपनीज के साथ डील कर रहे हैं, जैसा आपने देखा बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इनका डीलिंग है। पर B2C में इनकी पकड़ मजबूत नहीं है। तो जो नई कंपनी ये लोग फॉर्म कर रहे हैं, ये कंपनी की दोस्तों पकड़ रहेगी B2C, जिसे लीड करेंगे दोस्तों रोहन वर्मा। तो रोहन वर्मा लीड करेंगे इस नई कंपनी को, और एग्जिस्टिंग कंपनी में से जो ये लीडरशिप पोजीशन पे है वहां से अब ये नहीं रहेंगे और ये स्टेप डाउन करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह। पर फिर दिक्कत कहां पे है दोस्तों? कंपनी शुरुआत में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगी 10% स्टेक के लिए इस कंपनी में, और फिर एडिशनल 35 करोड़ का दोस्तों इनका इन्वेस्टमेंट इस नई कंपनी में रहेगा। कैसे? थ्रू कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो ये कंपनी दोस्तों इनकी सब्सिडरी नहीं हुई, यहाँ पे इनका एक स्टेक रहेगा, 35 करोड़ निवेश करेंगे, और जो लीडरशिप टीम के जो बिल्कुल खास व्यक्ति है रोहन वर्मा, वो इस नई कंपनी को लीड करेंगे। सो ये बताता है कि मैपमाई इंडिया B2B के साथ किस प्रकार से B2C में भी अपनी पकड़ करना चाहता है। पर दिक्कत दोस्तों कहां पे है? दिक्कत इधर है कि जो 35 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स को लगता है कि जो मेपल ब्रांड वहां ट्रांसफॉर्म होगी, उसका प्रॉपर स्टेक, प्रॉपर रॉयल्टी, प्रॉपर बेनिफिट मैपमाई इंडिया को नहीं मिल रहा है। ये मैपमाई इंडिया के लिए नुकसान है, और ये रोहन वर्मा की कंपनी के लिए ज्यादा वेटेज दे रहे हैं मैपमाई इंडिया को नुकसान के साथ। इन्वेस्टर्स का मानना है कि मैपल्स ब्रांड के लिए एक कंटिन्यू रॉयल्टी भी दोस्तों मिलती रहनी चाहिए। और इन बातों के ऊपर दोस्तों काफी बहस कॉन्फ्रेंस कॉल में भी हुई कि वो क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नियम के हिसाब से कुछ गलत नहीं किया है मैपमाई इंडिया ने। 370 to 380 करोड़ की जो रेवेन्यू है, कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में अगर ऐसा इन्वेस्ट करती है तो 10% कर सकती है। तो 370-80 करोड़ का 10% वैसे भी 35 करोड़ से तो ज्यादा ही होता है। तो 35 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसमें कुछ गलत नहीं किया है, सारी चीजें कॉम्प्लियंस के अंदर ही है, काम कोई गलत नहीं है। पर इन्वेस्टर को क्या लगता है कि जो मोल मिलना चाहिए मैपमाई इंडिया को, वो मोल सही नहीं दिया है, और रोहन वर्मा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। दिस इज नॉट गुड फॉर कंपनी। इससे इन्वेस्टर को डर है कि हो सकता है आने वाले समय में कोई दूसरी प्रोडक्ट भी आप इसी प्रकार से दे दो जिसका कोई फायदा मैपमाई इंडिया को ना हो। तो इन्वेस्टर्स जो माइनर इन्वेस्टर है उनके लिए ये नुकसान की बात है। दोस्तों कंपनी ने ये समझाया कि जो हमारा स्टेक है, ये स्टेक के हिसाब से आने वाले समय में जैसे धीमे धीमे ये कंपनी बड़ी बनेगी, मैपमाई इंडिया को भी फायदा होना है क्योंकि स्टेक तो है, लेकिन सब्सिडरी इसलिए नहीं की क्योंकि मैपमाई इंडिया को डर था कि एक नया स्टार्टअप हुआ, इसके कारण मार्जिन हमारे काफी अफेक्ट हो जाएंगे। तो वो रिस्क नहीं लेते हुए इन्होंने दूसरी कंपनी बनाई। पर यस, इन्वेस्टर खुश नहीं है, ये 100% बात हुई, और उसकी इफेक्ट कॉन कॉल खत्म होते ही दूसरे दिन आपने देखी। अब इस मूव को दोस्तों आप लोग क्या कहोगे? क्या आप इसे फ्रॉड का नाम दे सकते हो? कैसे दे सकते हैं दोस्तों? हाउ कैन वी से कि उन्होंने फ्रॉड किया है? बिल्कुल कोई फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। एक निवेश किया है कंपनी में, इन्वेस्टर को लगता है सही दाम नहीं मिला है, तो इट्स ऑल राइट। दोस्तों ऐसा पास्ट में भी कई बार हुआ है कि जो बिजनेस ओनर होते हैं, बिजनेस चला रहे होते हैं, और वो प्रैक्टिकली कई चैलेंजेस का सामना कर रहे होते हैं, उनके कुछ डिसीजंस दोस्तों इन्वेस्टर को पसंद नहीं भी आते। अब ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर भी हर बार गलत होते हैं। दोस्तों टाटा स्टील का जो डिसीजन था स्टील की कंपनीज खरीदने का, उसमें इन्वेस्टर ने काफी नाराजगी जताई थी। सेम थिंग विद टाटा मोटर, और हमने ये देखा कि उसके बाद कंपनी को काफी चैलेंजेस भी आए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी टूटी और अच्छा समय नहीं रहा। सो वी कांट से इन्वेस्टर आर रॉन्ग, पर हर बार जरूरी नहीं ऐसा हो। रिसेंट सिनेरियो आप लोगों ने ब्लिंकिट में देखा हो, जोमेटो ने ब्लिंकिट में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर वर्ग नाराज हो गया था कि ब्लिंकिट के लिए ये सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। उन्होंने काफी ज्यादा दाम दे दिया है ब्लिंकिट को, एक रिलेटेड पार्टी होने की वजह से। लेकिन दोस्तों आज अगर आप देखो, भले उस समय जोमेटो टूटा, इन्वेस्टर्स निकले, आज जोमेटो लाइफ टाइम हाई पे है, और उसमें ब्लिंकिट का एक बड़ा ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। तो जरूरी नहीं है कि बिजनेस ओनर्स जो सोचे इन्वेस्टर भी वही सोचे। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव पे सोचते हैं, बिजनेस ओनर्स बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। दोनों के विचार नहीं भी मिल सकते, पर हम इसे फ्रॉड का नाम नहीं दे सकते दोस्तों।
बस नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, अब ये वक्त बताएगा आने वाले 3-1 सालों में कि ये जो इनका डिसीजन है ये बराबर है कि उन्होंने ये बेकार डिसीजन लिया। दोस्तों बॉल आपके हाथ में है, कुछ इन्वेस्टर निकल भी गए होंगे, उन्हें पसंद नहीं आया होगा, राइट। नाउ यू शुड थिंक, आप ये सोच सकते हो कि डिसीजन अच्छा नहीं है, पर फ्रॉड का नाम नहीं देंगे। आपको डिसीजन पसंद नहीं आया, नो प्रॉब्लम, आप अपना वेटेज घटा सकते हो, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, दोस्तों हम अपना डिसीजन किसी के ऊपर न रखें, ट्रैक करते जाए इसको। और आपको अपनी उम्मीद जैसा ग्रोथ नहीं मिलता है, आप वेटेज धीमे धीमे घटा के बिल्कुल भी नलीफाई कर सकते हो। पर ये डिसीजन बिजनेस के लिए बुरा नहीं है, वैल्यूएशंस के लिए बुरा हो सकता है, राइट। कोई भी जल्दबाजी में फटाफट कोई डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है, शांति से मंथन करें, अपने हिसाब से सोचें। इन्वेस्टर को पसंद नहीं आया है तो इसका भुगतान भी कंपनी को देना होगा, मार शेयर के भाव में पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टर का इन्होंने सुना नहीं है, राइट। पर ये भी हो सकता है कल कुछ और बेनिफिट लेके आ जाए, राइट। अभी आपको कहां पता है, ये तो एक इनिशियल स्टेज है। कल मैं अपना इंडिया अनाउंस कर सकती हूँ, चलो हमने ये एडिशन किया, तो क्या वापस लेने आ जाओगे? शांति रखो, थोड़ा समय जाने दो, आप अपने आप डिसीजन ले पाओगे, पर जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। अब वैसे भी अपना इसमें वेटेज कितना है, हो सकता है आपका 1%, 1.2% जितना वेटेज हो, तो ये वेटेज के हिसाब से आपके 100 रुपीज के पोर्टफोलियो को ये कितना अफेक्ट करने वाला है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम, इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम या इस प्रकार के कंपनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। इट्स ऑल राइट, वी आर प्रिपेयर्ड अबाउट इट, नो नीड टू वरी एट ऑल, राइट। सो व्हाट द कंक्लूजन, पहला तो ये स्ट्रेटेजिक डिवीजन कंपनी के फोकस को बता रहा है कि वो नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं B2C में। इन्वेस्टर के लिए भी दोस्तों समझना चाहिए कि ये एक नई दिशा में इन्वेस्टमेंट है, कल कंपनी को आगे ले जा सकता है, पर वैल्यूएशन बराबर नहीं किया, ऐसी अगर दानत है प्रमोटर्स की, तो ये बार बार इनकी हैबिट हो सकती है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं भी हो, राइट। सो इट्स क्रूशियल, हो सकता है इन्वेस्टर देख रहे हो कि ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, पर कंपनी सोच रही हो कि अभी तो ये लॉसेस करेगी शुरुआत में, अभी हम क्यों इसको इतने वैल्यूएशंस दें, राइट। तो अपने अपने नजरिए से देखे और डिसीजन। पर अब जब रोहन वर्मा तैयार हो चुके हैं एक नए वेंचर के लिए, तो यस हम आने वाले समय में इनसे एक अच्छी कंपनी उम्मीद करेंगे। इस नई कंपनी से मैपमाई इंडिया पे कितनी इफेक्ट पड़ेगी, कुछ एम्प्लॉय भी यहां से निकलेंगे, मैपल्स भी निकलेगा, इससे क्या नेगेटिव इंपैक्ट मैपमाई इंडिया पे पड़ेगी दोस्तों, ये वक्त हमें बताएगा, राइट फ्रेंड्स। सो हैव पेशेंस, शांति से निवेश करें, ऐसा हो तो कुछ समय वेटेज न बढ़ाए और 2-3 रिजल्ट देखते जाए, कंपनी के प्रमोटर्स क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं, ध्यान रखें, राइट फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टुडे सेशन ऑफ मैपमाई इंडिया। दोस्तों आपके क्या थॉट्स है इन डेवलपमेंट पे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, गिव अप अ थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Until next time, keep investing smartly.